गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो रिलेशन फंक्शन हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पूरी जितना भी 12th का सिलेबस है हम पूरे चैप्टर्स का इसी तरीके से पूरा एक कोर्स के थ्रू आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर है, आज पहली क्लास भी है। रिलेशन फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास से और हम लोग इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, बात करें कि आज की क्लास में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे पिछली क्लासेस में जो हमने पढ़ा है। पिछली क्लासेस से स्पेसिफिकली मतलब यह है कि क्लास 11th में जो हमने पढ़ा है जिसका हमको कहीं ना कहीं यूज होने वाला है आज की क्लास में या फिर इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिलेशन फंक्शन आपके पास क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में, तो सम पोर्शन आपके 11th में और कुछ पोर्शन आपके पास 12th में है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो फंडामेंटल्स है वो तो यूज होने वाले हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद रिलेशन के लिए, और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि वर्ड है रिलेशन और फंक्शन, है ना। तो अगर सिंपल जनरल मीनिंग या हिंदी में हम कहते हैं संबंध एवं फलन। संबंध क्या है, तो हम अपने रियल लाइफ में भी कई तरीके के रिलेशंस हमारे होते हैं, चाहे वो हम अपने परिवार में देख लें, किसी भी पर्सन टू पर्सन की अगर बात करें, जैसे अगर आपके फादर हैं, आप हैं, तो आपके बीच में क्या फादर सन का रिलेशन है, मम्मी है, सिस्टर्स है, ब्रदर्स है, तो ब्रदर सिस्टर ये सब क्या है, रिलेशन है। वर्ड ऐसे हैं जो कि रिलेशन को शो करते हैं। हर रिलेशन का अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग है और उसके अंडर कुछ एक तरीके से कह सकते हैं कि उसकी फंक्शनैलिटी आ जाती है कि हम ये चीजें इनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, ये काम इनके साथ कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो बहरहाल इन जनरल हम जब मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो हम कैसे बात करते हैं, है ना। तो उसके बारे में पूरा चैप्टर होने वाला है जिसमें आपको अलग अलग नंबर्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में, सेट्स के बारे में, रिलेशन को हम लोग डिफाइन करेंगे। आ जाते हैं, तो अगर टॉपिक्स ऑफ रिवीजन की बात कर ले तो जो पहला चैप्टर हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था, जिसकी जरूरत हमको इस वाली क्लास में पढ़ने वाली है, वो चैप्टर था आपके पास सेट, है ना। सारी कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। तो सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन पहला टॉपिक था जो हमने पढ़ा था। हमने टाइप्स ऑफ सेट पढ़े हैं, सबसेट्स क्या होते हैं, इंटरवल्स क्या होते हैं, वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स हम लोग कैसे करते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी है। सेट्स क्या होता था, तो सिंपल सा एक टर्म हमने डिफाइन करा था, एक लाइन हर जगह आपको बुक में मिल जाएगी, कहीं पे भी कुछ भी पढ़ोगे तो कहता है कि इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स, है ना। समुच्चय है क्या, सुपरिभाषित वस्तुओं का, चीजों का। ठीक है, और सिंपल एक मैं अगर अपनी लैंग्वेज में सिंपल से बोलूं तो देखो सेट कुछ और नहीं है, ग्रुप में कोई चीज है तो उसको डिफाइन करने का तरीका है। अब वो ग्रुप 0 का हो सकता है, 1 का हो सकता है, इनफाइनाइट का हो सकता है। ठीक है, तो वो सेट था। फिर सेट हमने डिफाइन कर दिया तो भाई हमने कहा कि लिखने का, पढ़ने का कोई तरीका भी होगा, तो उसमें हमने टाइप्स ऑफ सेट पढ़े, जिसमें कि हमने 2 मेथड पढ़े थे, है ना, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड हिंदी में भी कहते थे और समुच्चय निर्माण विधि सेट बिल्डर मेथड को पढ़ते थे। सबसेट बोला हमने कहा, सबसेट क्या होते थे, तो अगर आपने कोई एक सेट डिफाइन कर दिया, लिख दिया, तो उसके कुछ या सारे एलिमेंट्स को लेके जो भी पॉसिबल सेट बन सकते हैं वो सारे ही उसके सबसेट होते थे। अब उसमें हो सकता है कि अगर किसी भी सेट के अंदर 4 एलिमेंट हैं तो उनमें से आपने 2 को लेके एक सेट बना दिया, किसी एक को लेके सेट बना दिया, तो इस तरीके से जितने भी पॉसिबल सेट बन सकते हैं। और सवाल हो कि कितने बन सकते हैं, तो 2 के पावर n बनते हैं, जहां पे n क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट होता था या फिर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इंटरवल्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने इनके रिप्रेजेंटेशन को, सेट्स को कह लीजिए, उसको हमने वेन डायग्राम के थ्रू भी समझा। एक अलग तरीके का रिप्रेजेंटेशन था जिसमें हम लोग कुछ क्लोज्ड फिगर के थ्रू दिखाते थे, यूनिवर्सल सेट होता था, किसी भी 2 सेट के बारे में जिनकी बात हो रही थी उसके अंदर सेट्स बना दिया यूनिवर्सल के अंदर। वो सारी बातें क्लास 11th में डिस्कस हुई। फिर उसके बाद ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ा, जिसमें हमने 3-4 चीजें करी, जिसमें क्या हमने कहा कि यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, और कह सकते हो मल्टीप्लीकेशन, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बातें क्लास 11th की हैं। आई होप कि जितनी बातें हमने जो वर्ड्स यूज करे उससे थोड़ी बहुत चीजें तो रिकॉल हो गई होंगी। बाकी जो जरूरत की चीजें हैं वो तो हम वैसे भी इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे जरूरी चीज जो कि हमें रिक्वायर्ड होगी, तो उसमें आता है पहले आपका ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है,
तो एक सिंपल सी बात है, बिना कुछ डिफिनीशन पढ़े हम अगर जाएंगे तो मैं कहूंगा कि ब्रैकेट के अंदर इस तरीके की चीज अगर लिखी है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है सर, ये तो रिप्रेजेंटेशन वाली बात होगी। मायने क्या हुए, हमने कहा कि अच्छा इसके साथ साथ एक चीज और भी देखा होगा हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये चीज, तो इसको भी हम इसको ऑर्डर्ड पेयर बोल सकते हैं। तो बेसिकली स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दो एलिमेंट लिखे हैं कॉमा के साथ और उनको ऑर्डर्ड पेयर बोल रहे हैं। मीनिंग क्या है, तो हमने कहा कि a कॉमा b शायद आपको ना भी समझ में आए हो, तो x कॉमा y तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए। क्यों क्लिक करना चाहिए, क्योंकि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, निर्देशांक ज्यामिति, और उसमें सबसे पहले एक चीज जो हमें बताई जाती है वो है बिंदु के निर्देशांक, और किसी भी बिंदु के निर्देशांक इन जनरल हम लोग x कॉमा y से दिखाते हैं, राइट। तो आप कह सकते हो कि ऑर्डर्ड पेयर कुछ और नहीं है, वो एक बिंदु के कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करता है। ठीक है, आपके पास 2D प्लेन के अंदर, तो इसको आप ऐसे रखिए, या फिर सिंपली जनरली अभी इसको सिर्फ और सिर्फ a कोमा बी या फिर x कोमा वाई या फिर कोई भी दो स्मॉल अल्फाबेट या कोई नंबर्स को, कोई एंटिटीज को कोमा करके ऐसे लिख दिया, ऑर्डर्ड पेयर बोल दिया। ठीक है, इसमें जो समझने वाली चीज है या फिर हमको याद रखनी चाहिए, तो अगर इसके बाय वर्ड भी जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑर्डर्ड पेयर, हिंदी में क्रमित युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, ऑर्डर्ड मतलब जो कि जहां पे ऑर्डर हो, क्रम हो, है ना। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात आती है कि यहाँ पे इसका ऑर्डर मैटर करता है जब भी हम ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। ए कोमा बी और बी कोमा ये दो डिफरेंट चीजें होती हैं, क्योंकि ऑर्डर बदल दोगे तो उसके मायने बदल जाएंगे। क्यों मायने बदल जाएंगे उस पर हम आएंगे। तो अब अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है तो हमने कहा कि पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट या फिर फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, ये होता है आपका फर्स्ट एलिमेंट, और अगर इसकी बात करें तो इसको हमने सेकंड कोऑर्डिनेट या फिर सेकंड एलिमेंट बोल देते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, इतना अभी के लिए याद रखो, इसके बाद आगे सारी चीजें जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे आपको समझ में आती चली जाएगी। फर्स्ट थिंग। दूसरा, हमने कहा कि बाय डिफिनीशन भी इसी बात को समझ सकते हैं, मगर बाय डिफिनीशन जाएंगे तो क्या लिखा हुआ जरा सुन पढ़ लेते हैं एक बारी, क्योंकि बुक्स में जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे या कहीं पे भी हमारे सामने आएगा तो वो कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज आएगा, और लैंग्वेज भी पढ़ के हमें वो बात समझ में आनी चाहिए। तो कह रहा है कि इफ ए बी अ सेट एंड ए कोमा बी इज एलिमेंट ऑफ ए, देन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए कोमा बी, वेयर ए इज कॉल्ड फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड बी इज कॉल्ड सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, ए कोई सेट है और सेट के कोई भी दो एलिमेंट ए भी है, और उनको अगर बी एलिमेंट को हमने कॉमा के साथ इस तरीके से लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, तो उनको ही ऑर्डर पेयर बोल रहे हैं, और पहले को फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दूसरे को सेकंड कोऑर्डिनेट, सिंपल। ठीक है, इसके बारे में मैंने कहा कि ऑर्डर्ड यहाँ पे मैटर करता है, तो सिंपल सा पहला जो बात आपको याद रखनी है, पहली जो बात आपको याद रखनी है वो ये कह रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर्स ए कोमा बी एंड बी कोमा ए आर डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है तो जरा समझ लेते हैं। तो पहली बात तो ऑर्डर चेंज कर दिया तो मायने बदल गया। कैसे मायने बदल गया, अगर उसकी बात करें, हमने कहा कि चलो अगर एक्स वाई जनरल वैल्यू ना लेके हम लोग अगर 1,2 लेट से एक हमने ऑर्डर्ड पेयर लिया, एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है तो हमने कहा कि सिंपली ये कुछ और नहीं, एक पॉइंट को डिनोट करता है। ठीक है, ये एक पॉइंट को डिनोट कर रहा है। अगर ये पॉइंट को डिनोट कर रहा है तो सिंपल सी बात ये भी है कि हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो अगर ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, राइट, अगर मैं इसको मैं डिनोट करूं तो सपोजिंगली अगर 1,2 यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है, ठीक है, 1,2 यहाँ पे एक पॉइंट होगा। अब हमने कहा कि a कोमा बी और b कोमा ए इज डिफरेंट, तो यहाँ पे अगर b कोमा ए लिखने का मतलब क्या है कि उसके आपने ऑर्डर को चेंज किया। 1,2 लिया तो हमने 2,1 का ऑर्डर चेंज करने पे 1,2 का 2,1 हो जाएगा। अब अगर उसे 2,1 भी इज अ पॉइंट, अगर ये एक पॉइंट है तो सिंपल सी बात ये है कि अगर हम इसको डिनोट करेंगे तो ये कहाँ पे आ रहा होगा, तो समवेयर यहाँ पे आपको 2,1 मिलेगा। तो वेरी ऑब्वियस है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर दो अलग अलग पॉइंट है, a कोमा बी और b कोमा ए, 1,2 या फिर 2,1, ये किसी भी दो वैल्यूज के लिए बात कर रहे हैं ना। हालांकि अनलेस वो दोनों सेम हो जाएंगे तो वो एक ही पॉइंट को डिनोट करेंगे, लेकिन जब मैं कहूंगा कि अगर वो सेम है तो ऑब्वियसली वो a कोमा ए या फिर b कोमा बी जैसी चीज होगी। a और b अलग अलग लिख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो
दो अलग अलग एलिमेंट को बोला जा रहा है ना। ठीक है, दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात क्या कह रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर्स ए कोमा बी एंड सी कोमा डी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर कब होंगे? तो उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर आप कह रहे हो कि एक ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास ए बी है और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास सी डी है। अब दो तरीके से बात इस पे बोली जाती है। एक तो ये कहेगा कि ये बराबर है, पहले ये बोल दे। दूसरा आपसे ये कहे कि कंडीशन फाइंड आउट करिए कि ये दोनों बराबर हो। वो क्या कंडीशन है, वो कौन सी स्थिति है जिसमें ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब अगर ये बात करने जाओगे तो हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप कह रहे हो कि ए कोमा बी इज इक्वल टू सी कोमा बी, मतलब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर बराबर है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है। एक ही कंडीशन है, आई डबल एफ लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ। ये कब होगा? जब ये पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट बराबर हो, या फिर कह लो दोनों ऑर्डर्ड पेयर के पहले वाले एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमने कहा कि ए बराबर सी लिख सकते हैं, ठीक है, और बी बराबर डी। सिंपली क्या किया, पहले को पहले के साथ इक्वेट कर दिया, दूसरे को दूसरे के साथ इक्वेट कर दिया। अब जब ऐसा करते हैं तो हमने कहा कि आपसे अभी तो जनरल में मैं ए कोमा बी और सी कोमा डी के टर्म में बात कर रहा हूँ। जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो हो सकता है इसमें वेरिएबल्स डाल दे, है ना, अननोन्स डाल दे, और वो कहीं ना कहीं वो अननोन इवेलुएट करवाए आपसे। स्टेटमेंट में सिर्फ इतना ही बोल देगा कि ये दोनों बराबर है। तो ये बात, अगर ये फंडा क्लियर है तो वहां पे आपसे दिक्कत नहीं होगा, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड में आपके। ठीक है, ये हो गई पहली बात। अब आते हैं दूसरी चीज पे। हमने सीधा आपको ऑर्डर्ड पेयर बता दिया। अब इस ऑर्डर्ड पेयर के पीछे पे थोड़ा सा जाते हैं, एक स्टेप पीछे, है ना, कि ये ऑर्डर्ड पेयर बनते कैसे हैं, इसका लॉजिक भी देख लेते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ एक पॉइंट के टर्म में कोऑर्डिनेट से रिलेट करके आपको बता दिया। मैंने सेट के टर्म में जब डिफिनेशन पढ़ा हमने तो हमने सेट के टर्म में बात करी। अब सेट के टर्म में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो होता क्या है, कैसे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, जरा उस पर बात करते हैं। यहाँ पे जो मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, है ना। जो टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, या इसको हिंदी में कार्तीय गुणन कहते हैं। अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना है हमें तो हमने कहा कि सिंपल डिफिनीशन पे भी जाएंगे, बट बिफोर गोइंग टू द डिफिनीशन वी विल सी बाय एन एग्जांपल। क्या एग्जांपल है? हमने कहा कि सपोज हमारे पास कोई भी दो सेट हैं, है ना। अब वो दो सेट, अब सेट होंगे तो उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। सपोज ए बी मैंने एक सेट ले लिया और मैंने बी एक सेट लिया जिसके अंदर 1 2 एंड 3 इस तरीके से एलिमेंट है। हम बात कर रहे हैं किसके? कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। तो अगर स्टेटमेंट वाइज में लिखूंगा तो आई विल से कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो पहली बात तो नोटेशन कैसे डिनोट करते हैं, तो सिंपल ए क्रॉस बी लिख दिया। तो ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बाय बी भी कह सकते हैं, ए का प्रोडक्ट विद बी भी बोल सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी वैसे बोलने से। ठीक है, मायने क्या है, तो हमने कहा कि पहली बात तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंपल सा मतलब ये है कि दो सेट, जो भी दो सेट ले रहा हूं, आपने ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करा तो हमने ए क्रॉस बी लिखा। अगर यहीं पे कहीं पे मैं कहता कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, तो मैं दूसरे तरीके से डिनोट करता है इसी लाइन को। सिंपल यहीं पे अगर मैं इसको एग्जांपल में ऐड करते चलूं, हमने कहा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, क्या ये दोनों सेम नहीं है? हमने कहा कि नहीं, जनरल मैथमेटिक्स में 2 इंटू 3 3 इंटू 2 सेम होते हैं, बट यहाँ पे नहीं है ना। हर जगह प्रोडक्ट जो आएगा तो वहां पे सिर्फ गुणनफल वाली चीज नहीं होती, अलग अलग चीजों पे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग मायने इसके हैं। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ बी इंटू बी एंड ए, तो इसका मतलब मैं कैसे डिनोट कर रहा हूँ? बी इंटू ए से। अब जरा बात करते हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो अगर ए क्रॉस बी से स्टार्ट करते हैं, हमने कहा कि अगर ए क्रॉस बी का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में आता है तो बहुत ही सिंपल है, एक बार ही बताऊंगा, ध्यान से सुन लोगे, एक ही बार में क्लियर, दोबारा की नौबत नहीं आएगी। हमने कहा कि यहाँ पे ए पहले है, ए सेट में जाओ, ए सेट में एलिमेंट मिलेंगे आपको, इनमें से कोई सा भी एलिमेंट पिक कर लो। ठीक है, ए बी है और हो सकता है यहाँ पे मैंने 2 लिया, कहीं पे 10 हो, कितने भी एलिमेंट हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। सिंपल सा ये है कि कोई सा भी एक एलिमेंट उठाओ।
एक जनरल तरीका ये होता है कि जो पहले दिख जाए उसको पहले ले लो, है ना, क्योंकि उसमें फिर ये नहीं होता कि मैंने किसको लिया था किसको नहीं लिया था, अगर कई सारे एलिमेंट हो जाएंगे तो। बाकी चूज करने को आप कोई सा भी चूज करते हो। तो यहां से आपको ए पहला पिक कर लिया आपने, इस एलिमेंट का सेट बी के हर एलिमेंट के साथ क्या बनाना है आपको, पेयर। तो ए लिया तो ए का पेयर बनाएंगे इस वाले सेट के एलिमेंट के साथ। अब बोलोगे कि सर इसमें से कौन सा पहले पिक करें, हमने कहा कोई सा भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अब जब पेयर बनाओगे तो कैसे बनेगा, ए कॉमा वन, क्यों, क्योंकि ए को आपने पहले पिक किया, फिर इसमें से जब भी एलिमेंट को पिक करोगे तो वो दूसरा एलिमेंट कहलाएगा। तो ए कोमा टू, ए कोमा थ्री, ये पहले एक एलिमेंट के साथ किया, यही काम हमें सारे एलिमेंट के साथ करने हैं जो कि सेट ए के अंदर है ना। तो इस बार पिक करेंगे क्या, ये तो हो गया, बी को पिक किया, फिर से पेयर बनाएंगे सबके साथ जो कि सेट बी में है। तो बी कोमा टू, बी कोमा थ्री, और यही क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर ध्यान से देखोगे ना तो इसमें आपको क्या दिखेगा, ए क्रॉस बी लिखा हमने, और इसके बाद का जो रिप्रेजेंटेशन हमने कहा कि सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं रोस्टर फॉर्म में, ब्रैकेट लगाते, ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं उनको लिख देते हैं, ठीक है, कॉमा के साथ। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कॉमा लगा के लिख देता हूँ इस सबको, तो ये कुछ और नहीं, ये तो सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया ना, ठीक है। अगर सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया तो बहुत ही सिंपल सी बात ये है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नथिंग एल्स इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। ए और बी से जो भी ऑर्डर पेयर बन सकते हैं उनका एक सेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि सब पेयर्स बने हुए हैं, तो सिंपल सी बात है कि ये सारे ऑर्डर्ड पेयर, तो हमने जो पीछे ऑर्डर्ड पेयर की बात करी वो यही सारे ऑर्डर्ड पेयर है, वहां पे सिर्फ हमने बताया कि उसका मायने क्या है, और यहाँ पे अब इस तरीके से, ठीक है। चलो, अगर बी क्रॉस, आई होप कि यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अगर बी क्रॉस ए की बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि यही काम उल्टा कर लो यार, जो सेट पहले लिखा हुआ है उसके एलिमेंट को पिक करो। तो मैंने यहाँ पे देखा, मैं सेट बी में गया और एलिमेंट पिक करने की बात करी, तो हमने कहा कि मुझे सबसे पहले वन दिखा, अब क्या उसी को चूज करना, हमने कहा नहीं कोई सा भी चूज कर सकते हो, दैट्स अप टू, टोटली अप टू यू, है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर मैंने कहा कि यहाँ पे सेट बी पहले, तो पहले एलिमेंट चूज करिए, पेयर किसके साथ बनाएंगे, तो सेट ए के एलिमेंट के साथ बनाएंगे। ए में क्या है, ए और बी है, हमने वन उठाया, वन का पेयर किसके साथ, ए के साथ, टू को उठाया, सॉरी वन का उठाया ए के साथ पेयर, फिर वन का बी के साथ पेयर, फिर टू पिक करेंगे, टू का वन के साथ, टू का ए के साथ, नॉट वन के साथ, है ना, सेट ए के अंदर ए बी सिर्फ है, ए के साथ, टू का पेयर बी के साथ, फिर थ्री को पिक किया, थ्री का पेयर ए के साथ, थ्री का पेयर बी के साथ। ये क्या डिनोट करता है, तो ये आपका बी क्रॉस ए का करेगा। अब इसमें सिर्फ एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि अगर ध्यान दो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में दोनों में, अगर मैंने ए क्रॉस बी करा है तो आप सारे ऑर्डर्ड पेयर में जाके देखोगे ना, जितने भी यहाँ पे पेयर्स आपको दिख रहे हैं उन सबका पहला एलिमेंट या तो ये है या तो बी है। इसका मतलब वो कैसे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से। तो जब भी ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं तो जो सेट पहले होगा उसका ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट जो होगा पहला वो सेट ए से होगा। सेम बात यहाँ पे, हमने जब बी क्रॉस ए करा है इसमें, तो यहाँ पे भी देखोगे कि बी में मेरे पास 1 2 3 थे, तो इनमें किसी से भी किसी भी पेयर को उठा के देख लो, ये सारे में देखो कि या तो 1 2 3 ही होंगे, है ना, पहले वाले नंबर एलिमेंट्स, और बाद में बी वाले एलिमेंट होंगे, जो दूसरा वाला सेट होगा उसके एलिमेंट होंगे। तो बाद में देखोगे तो ए बी आपको दिख रहा होगा जो कि सेट ए से बिलोंग कर रहा है बी क्रॉस ए के अंदर। यही बात आपको ढंग से समझ लेनी है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए इतना इनफ है, ठीक है। अब क्योंकि ये सेट है तो हमने कहा कि सेट के जैसे रिप्रेजेंटेशन भी होगा। रिप्रेजेंटेशन हमने कहा कैसे करते हैं, तो हमने कहा रिप्रेजेंटेशन करते हैं आपके दो तरीके से, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों को क्या क्या क्यों, कब रोस्टर में कब करते हैं, कब सेट बिल्डर में करते हैं, हमने कहा कि ये हमारी जरूरत और गिवन क्वेश्चन और कंडीशन पर डिपेंड करता है। करने को हम दोनों को कर सकते हैं, किसी दोनों मेथड से किसी भी एक सिचुएशन को डिनोट कर सकते हैं, बट कभी कभी हमारे लिए कन्वीनियंट होता है कि हम कौन सा चूज करें। अगर ये सेट है तो हमने कहा सेट बिल्डर फॉर्म हमने पढ़ा है। सेट बिल्डर में क्या करते थे, जिसका जिसका सेट लिख रहे हैं वो लिखते थे और उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते थे या फिर इंफॉर्मेशन दे देते थे कि वो क्या एलिमेंट है। तो अब यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है सेट क्रॉस के अंदर, ए क्रॉस बी के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट में, और वो ए कोमा बी से आ रहा,
और उसमें जहां पे हम कहते हैं कि जो पहला एलिमेंट है पहले सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा। तो यही बात हमने यहाँ पे भी तो करी है और यही बात मैंने आपको यहाँ पे भी समझाई है। सिंपल यही बात समझाई ना। तो ये उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है। उल्टा अगर बी क्रॉस ए करोगे तो सिमिलर वे में पहला एलिमेंट यहाँ पे बी ए हो जाएगा और बी कहां से आएगा, सेट बी से आएगा, ए कहां से आएगा, सेट ए से आएगा। ठीक है, चलो इसमें जो बात हम रख सकते हैं याद, वो हमें समझना भी है और याद भी रखना है कि हमने कहा कि जैसे जनरल मैथमेटिक्स में होता है कि 2 into 3 और 3 into 2 दोनों सेम आते, 6 आता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए दोनों सेम नहीं होते, दोनों बराबर नहीं होते। किसी ऐसे स्पेसिफिक केस में हो जाए तो हो जाए, इन जनरल नहीं होता है ना। ठीक है, जब हमने कहा कि ए क्रॉस बी एक सेट है तो हमने कहा सेट के अंदर एलिमेंट भी है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे ये अगर हमें जानना हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, एलिमेंट होंगे क्या, हमने कहा ऑर्डर्ड पेयर ही होंगे, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। अगर वो बात समझनी है तो हम लोग कैसे जानते हैं, हमने कहा कि अगर आपने दो सेट लिया है, एक सेट ए लिया है जैसे हमने पीछे लिया था और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट लेट से पी है, दूसरा सेट आपने बी लिया उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जी है, तो ए क्रॉस बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जो कि ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो कितने होंगे, तो पी इंटू जी होंगे। सिंपल कि जिन दो सेट्स के का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अगर यही चीज को यहाँ पे आप समझोगे तो देखो ए के अंदर हमने 2 एलिमेंट लिया, बी के अंदर 3 एलिमेंट लिए हैं, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए, तो 2 into 3 कितने होगा, 6। अब काउंट करके देख लो कि 6 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। और यही बात यहाँ पे भी होगी कि b इंटू ए कर रहा हो तो b के अंदर 3 एलिमेंट है, ए के अंदर 2 एलिमेंट है, मल्टीप्लाई करा तो टोटल मेरे पास 6 ऑर्डर पेयर आने चाहिए। काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्लियर। ठीक है, बात करते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है कि अगर मेरे पास ए और बी में से कोई सा भी 5 सेट हो, है ना, रिक्त समुच्चय सबने पढ़ा है, तो अगर कोई भी 5 सेट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे या जो सेट बनेगा ऑर्डर्ड पेयर का वो 5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने कहा कि जब एलिमेंट ही नहीं है तो पेयर किसके साथ बनाओगे, नहीं बन पाएगा ना, तो वो उसके अंदर 5 आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक तो हमने कहा कि यहाँ पे अगर मुझे ए क्रॉस ए सेट गिवन है और बी गिवन है, मुझे कह रहा है कि ए और बी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, या फिर ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट और बी का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट को आपको फाइंड आउट करना है, फिर दिखाना है कि ये दोनों बराबर में नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ से ए क्रॉस बी करूंगा मैं, तो हमने कहा कि अब तक तो सबको समझ में आ गया होगा, हमने कुछ अलग नहीं किया था। सेट ए का एलिमेंट उठाओ अगर ए क्रॉस बी कर रहे हो और उस सेट बी के एलिमेंट के साथ पेयर बना दो, तो 1 को पिक किया, 1 का पेयर किसके साथ बन जाएगा, 1 का पेयर 4 के साथ, 1 का पेयर 5 के साथ। 2 को पिक किया तो 2 का पेयर 4 के साथ, 2 का पेयर 5 के साथ। 3 को पिक किया तो 3 का पेयर 4 के साथ, 3 का पेयर 5 के साथ। राइट, अगर मुझे ए क्रॉस बी चाहिए, सॉरी बी क्रॉस ए चाहिए दूसरे केस में, तो हमने कहा कि सेम, अब करना तो अभी भी वही है बट उल्टा करेंगे कि अब इस बार बी सेट के एलिमेंट को पहले पिक करेंगे। 4 को पिक किया, किसके साथ पेयर बनाएंगे, तो ए सेट के एलिमेंट के साथ। तो क्या है, ए सेट का एलिमेंट 1 है, क्या है 2 है और 3 है। सेम बात 5 के साथ, तो 5 का पेयर 1 के साथ, 5 का पेयर 2 के साथ और 5 का पेयर 3 के साथ। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब इसमें जो एंड करके ऐड जोड़ दिया है वो कह रहा है कि सो दैट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या है, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल्स टू। अब ये बात शो करना है, तो अब जरा फिर से समझो, जो हमने पहले चीजें पढ़ रखी है उसमें दो सेट के बराबर होने की क्या कंडीशन हमने बोली है, सिर्फ इतनी कि दो सेट बराबर कब होते हैं, जब हमने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट में और एलिमेंट इटसेल्फ दोनों के दोनों अगर बराबर हैं तो ही दो सेट को बराबर कहते हैं। ये तो सेट के डेफिनेशन से वो हमने क्लास 11 में पढ़ रखी। सेम बात को थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। हमने कहा कि ए क्रॉस बी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट ही है ना। ठीक है, बी क्रॉस ए भी ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, मतलब है तो सेट ही। ठीक है, तो अगर इन दोनों को बराबर होना है तो फिर वही बात है कि नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट इटसेल्फ ये दोनों बराबर होने चाहिए। कर लेते हैं, देख लेते हैं। हमने कहा कि दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में देखोगे तो पहली बात है कितने आएंगे, 3 into 2 6 आएंगे, और 6 2 into 3 तब भी 6 आएंगे। काउंट करोगे
तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे भी देखो तो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर है। चलो जी, एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। दूसरी कंडीशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमने कहा कि एलिमेंट इटसेल्फ शुड बी इक्वल। पहला एलिमेंट उठाया मैंने 1,4 और हमने कहा कि दूसरे वाले में ढूंढते हैं कि क्या यही सेम एलिमेंट है क्या इसमें अंदर। तो मुझे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे 4 1 है ना। और 1 4 4 1 बराबर नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होते ऑर्डर पेयर में। तो ये तो बराबर नहीं हुआ। बाकी किसी से मैचअप करा के देखें तो किसी से भी मैच नहीं कर रहा, तो पहला ही एलिमेंट अलग है। हमने कहा कि बाकी क्यों, दूसरों को क्यों चेक करेंगे, हमको पता है कि जब सारे बराबर होंगे तब बराबर मानेंगे, तब बराबर कहेंगे। पहले ही फेल कर गया तो बाकी बराबर हो भी जाए तब भी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमको तो सारे इक्वल बनाने हैं, सारे इक्वल होने चाहिए, सारे सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली बात समझ में आ गई कि नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। तो क्लियरली ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। आई होप कि बात आप सबको बहुत ही प्यार से और बड़े आसानी से, बिल ज्यादा दिमाग लगाए बगैर आ गया। पूरा चैप्टर ही ऐसा है कि आपको बहुत ऐसा दिमाग नहीं लगाना है। थोड़ा सा जब एक्सट्रीम का क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे थोड़ा सा हम सोचेंगे, और उसमें भी ऐसा है कि हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि वहां पे भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या कह रहा है कि इफ ए एंड बी बी टू सेट्स एंड ए क्रॉस बी, आपको ऑलरेडी गिवन, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पहले गिवन है, तो कह रहा है कि फाइंड ए एंड बी। अब जिसने मेरी बात को ध्यान से सुना है वो यूं खटाक से बनाएगा क्वेश्चन। कैसे? हमने कहा कि ए क्रॉस बी के अंदर जो भी गिवन हो, राइट। यहाँ पे क्या क्या है, 3,3 है, मेरे पास 3,4 है, मेरे पास 5,2 है और 5,4 है, राइट। ओके, तो अगर ये मेरे पास ये सब है, तो हमने पीछे आपको एक लाइन बोली थी कि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उनके पहले वाले एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करते हैं, पहले वाले सेट से। दूसरे वाले एलिमेंट किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के किससे, कहां पे बिलोंग करते हैं, तो सेट बी से। तो अगर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के मैं सारे एलिमेंट को ले लूं और उनके पहले वाले एलिमेंट को कहां से बिलोंग होना पड़ेगा, तो हमने कहा कि कहां से बिलोंग होना क्या पड़ेगा, कहां से बिलोंग होता है, तो हमने कहा कि सेट ए से होता है। अब मैंने पहला एलिमेंट देखा तो पहले वाले के अंदर 3 मिला मुझे, दूसरे वाले में भी 3 मिला, तीसरे वाले में 5 मिला, चौथे में भी 5 मिला। तो ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा करेंगे तो एक छोटी सी गलती हो जाएगी हमसे। वो गलती क्या होगी, तो सिंपल सी बात ये है, देखो जब हमने सेट पढ़ा तो सेट के अंदर हमने कहा कि कोई भी एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो कि 3 भी 2 बार ही लिख गया, 5 भी 2 बार ही लिख गया, तो ये गलती हो जाएगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इनमें से एक एक एलिमेंट को हटा देना है, और इसको समराइज करके जब इस तरीके से लिख देंगे तो 3,5 जो होंगे इस सेट के एलिमेंट हो जाएंगे। सेम केस गोज विद द बी सेट, कि जो दूसरे वाले एलिमेंट होंगे, अब दूसरे वाले एलिमेंट क्या दिख रहा है मुझे, फिर से यहाँ पे 3 दिखा, यहाँ पे 4 दिखा, यहाँ पे 2 दिखा, यहाँ पे 4 दिखा, तो 3 4 2 4, बट 4 ऑलरेडी आ चुका है ना, तो 4 को रिपीट नहीं करेंगे, और जब रिपीट नहीं करेंगे तो ये मेरे पास सेट बी होगा। अब एक काम ये कर सकते हो वेरीफाई करने के लिए कि आप फिर से, चलो मान लिया कि अगर ऊपर का नहीं भी पता है हमें, है ना, तो अब मैंने कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमको आता है, तो ए क्रॉस बी करके देखो क्या सेम आ रहा है क्या। अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब हमने जो किया है वो तो सही है, और अगर नहीं आ रहा है फिर गलत है। तो ये बात, ये काम थोड़ा सा मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको वेरीफाई करके आप खुद देखोगे, राइट। क्योंकि अब इतनी बात समझ चुके हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट पे, जो मेन फंडा स्टार्ट हो रहा है, जो इस चैप्टर में हमको एम्फेसिस करके पढ़नी है, वो रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन, फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन। ये 6 टॉपिक कह लो, या फिर सिंपली रिलेशन फंक्शन 2 टॉपिक हो गए, कंपोजिशन है तीसरा, और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन चौथा। ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं। चारों टॉपिक में आपको एक चीज मैं बहुत क्लियर कर दूं कि इन चारों में से लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में नहीं बनते हैं, ठीक है। तो क्या बनेंगे, ऑब्जेक्टिव बनेगा, शॉर्ट बनेगा, वेरी शॉर्ट बनेगा, बट लॉन्ग नहीं बनता है, सो फार नहीं बना है, ठीक है। तो और हर टॉपिक, क्योंकि 4 टॉपिक है तो इनमें से 4 में से कोई एक दो तो पक्का पूछेगा हर एग्जाम में। हर एग्जाम में मतलब बोर्ड में जितनी बार भी आपसे जितनी बार हम पिछले अगर 7-8 सालों का भी एनालिसिस कर लें
तो उसमें दिखेगा कि ऐसा नहीं हुआ कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ना बने, है ना, तो क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं जरा उन पे, अब एनालिसिस करते हैं, समझते हैं कि क्या है। जितनी पीछे मैंने बताई अब वो बातें यहाँ पे रिलेट करने वाली हैं, तो समझते रहना है आपको। कहता है अ रिलेशन आर, बाय डेफिनेशन भी जा सकते हैं, डायरेक्टली भी जा सकते हैं, तो एक बार रीड आउट कर लेते हैं, बाकी समझेंगे तो हम अपने से ही। कह रहा है रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू another non-empty set B is a subset of Cartesian product of A cross B, that is R is a subset of A cross B, या फिर इसी को हम लिखते हैं R is a subset of A comma B such that A is the element of set A and B is the element of set B। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये कुछ और नहीं था, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या था, डिफिनीशन में हमने शो किया था, राइट। और यहाँ पे मैंने क्या शो किया, यहाँ पे मैंने रिलेशन को R से डिनोट किया, और यहाँ पे जो सिंबल लिखा है मैंने वो सबसेट का लिखा है, ठीक है। तो ये जो पूरा बन रहा होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से बन रहा होगा, उसका सबसेट आर होगा। उसका सबसेट आर होने का मतलब ये है कि उनमें से कुछ या सारे एलिमेंट को लेके एक दूसरा सेट बन रहा होगा। अब वो कुछ लेना है, सारे लेने हैं, कौन सा लेना कौन सा नहीं लेना है, ये बात हम डिफाइन करेंगे आर के द्वारा। आर के बारे में स्टेटमेंट लिखी होगी, कंडीशन दी होगी, इंफॉर्मेशन कुछ होगा कि आर ये है ना। तो उसके बेसिस पे उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर से कुछ हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से, और उनको हम रिलेशन बोलेंगे या संबंध बोलेंगे। तो बोलोगे सर इसमें संबंध हुआ क्या, तो हमने कहा कि देखो यार सिंपल सी बात ये है कि दो एंटिटी यहाँ पे मेरे पास आ गई, ए और बी ना, तो इसी ए का बी से रिलेशन की बात कर रहे हैं, और ए रिलेटेड टू बी जो होगा किसी कंडीशन के अंडर होगा, और हम लोग शो कैसे करेंगे कि ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। अगर मान लो कि ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, तो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा, इस आर को इसे क्रॉस कर देना है। ठीक है, बस ध्यान से सुनते रहना, बात एकदम क्रिस्टल क्लियर होती रहेगी। तो अगर ए बी से रिलेटेड है तो ए आर बी लिख दिया, अगर ए बी से रिलेटेड नहीं है तो ए आर बी लिख दिया। अब कैसे पता चलेगा रिलेटेड है कि नहीं, हमने कहा क्वेश्चन करेंगे अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, वही बात हमने यहाँ पे लिखी है, आप इसको रीड आउट कर लीजिए। इन सब में जो मुझे एक बात, एक नहीं कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि मुझे समझनी है। ठीक है, वो क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो हमने कहा कि पहले पे आ जाते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज सेड टू बी अ रिलेशन ऑन ए। अब यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमने करा, अभी पीछे जहां पे भी हमने बताया वहां पे ए क्रॉस बी करा है। अब मीनिंग क्या है उसका, सिंपल सी बात ये है कि दो अलग अलग सेट है। अब यहाँ पे ए क्रॉस ए, ये भी पॉसिबल है क्या, और हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। आप चाहो तो दो सेम सेट को ले सकते हो, है ना, दो सेम सेट को ले सकते हो। तो जो रिलेशन डिफाइंड होता है आपके पास वो सेम सेट पे हो सकता है, वो दो डिफरेंट सेट्स पे भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो सेम सेट का भी हो सकता है, दो डिफरेंट सेट्स का भी हो सकता है। तो यूजुअली होता क्या है कि क्वेश्चन में दो कंडीशन अराइज होती है, या फिर दोनों स्टेटमेंट में इसी तरीके से लिखा रहता है कि रिलेशन ऑन ए, या फिर रिलेशन ए का रिलेशन बी से, है ना। तो अगर रिलेशन ऑन ए बोला जाता है इसका मतलब हम ए क्रॉस ए के सबसेट की बात कर रहे हैं, और उसको पढ़ते हैं कि ये रिलेशन ए पे डिफाइंड रिलेशन है। ठीक है, ए पे डिफाइंड रिलेशन मतलब ए क्रॉस ए का सबसेट। दूसरा हमने कहा कि इफ ए हैज एम एलिमेंट, ठीक है, बी हैज एन एलिमेंट, देन ए क्रॉस बी हैज एम एन एलिमेंट, जो कि मैंने पीछे बता दिया, पी टू जी वाला जो बात बताई थी। देन कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 2 के पावर एम एन। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम रिलेशन बना रहे, रिलेशन है क्या, तो हमने कहा उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, अब चाहे ए क्रॉस बी पे हो चाहे बी क्रॉस ए पे हो। तो कितने रिलेशन संभव है, हमने कहा कि जितने सबसेट पॉसिबल है। सबसेट कितने पॉसिबल है, हमने कहा कि जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर उसको 2 के पावर है, 2 के पावर लिख दो। तो अगर ए क्रॉस बी में एम एन एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2 के पावर एम। सिंपल सी बात है, ये पिछले वाला ही है। अब यहाँ पे क्योंकि एम एन दो अलग अलग एलिमेंट दिख रहे हैं, आपको नंबर्स दिख रहे हैं, तो वो भाई मल्टीप्लाई करोगे तो सेम एक डिजिट मिलेगा, है ना। किसी में 3 किसी में 2 है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करा तो उसमें 6 एलिमेंट आए, 6 एलिमेंट आए तो कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, 2 के पावर 6, है ना। आई होप दिस इज वेरी इजी। अब एक टर्म और उसमें मैं क्वाइन कर रहा हूँ, एक दो टर्म, वो क्या है,
तो कह रहा है कि इफ आर बराबर ए क्रॉस बी, क्लास 11th में हमने दो चीजें और सीखी थी, डोमेन और रेंज। बाय डेफिनेशन जाओगे तो वहां पे कुछ अलग तरीके से बोला जाता था। डोमेन को कहते थे कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट, ऑल द एलिमेंट ऑन विच द फंक्शन इज डिफाइंड, है ना। वहां पे भी बोलते थे ना, टाइप ऑफ, हमने फंक्शन पढ़ा था, ग्राफिकल ग्राफ देखा था। तो वहां पे हम लोग क्या बोलते थे, एक्स के वो सारे मान जिसके लिए फलन परिभाषित हो उसको हम लोग क्या बोलते थे, तो हम उसको डोमेन बोलते थे। और जो पॉसिबल एक्स के अकॉर्डिंग, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे फंक्शन में पुट करते चले जाते थे, जो भी वैल्यू मिलती थी उसको रेंज बोलते थे, है ना। अब उसी का यहाँ पे एक कार्टेशियन रूप देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर कार्टेशियन रूप देख रहे हैं तो ये क्या कह रहा है कि अगर मान लो कोई भी रिलेशन आर किसके बराबर है, ए क्रॉस बी। क्या मीनिंग है इसका, तो सिंपल सी बात है, ए क्रॉस बी करोगे सेट बनेगा ऑर्डर्ड पेयर का, और हमने आर को बोला कि सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। अब आर अगर बराबर है सबसेट ए क्रॉस बी का, तो इसका मतलब आर के अंदर भी उतने ही एलिमेंट है जितने की ए क्रॉस बी के अंदर है। और सबसेट के बारे में दो बातें जो हम हमेशा पॉइंट में हाईलाइट करके चलते हैं कि किसी भी सेट का सबसेट एक फाई सेट भी होता है, और किसी का सबसेट, किसी भी सेट का सबसेट वो सेट खुद भी होता है। तो अगर आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, इसका मतलब इसमें सारे एलिमेंट इंक्लूडेड हो गए हैं, ए क्रॉस बी खुद ही आर के बराबर है। उस केस में जो हमने लिखा है कि डोमेन ऑफ आर इज ए, रेंज ऑफ आर इज बी। अब ए क्या था, तो पहला वाला सेट था, बी क्या था, तो दूसरा वाला सेट था। एलिमेंट वाइज देखोगे तो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जितने पहले वाले एलिमेंट थे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, वो सेट ए से थे, और दूसरे वाले जो एलिमेंट थे वो सेट बी से थे। तो सिंपल सी बात होगी कि पहले वाले सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी is called domain, and the set of all second element in ordered pair of Cartesian product A cross B is called domain, range। ठीक है, चलो फाइव सेट हुआ तो उस केस में डोमेन और रेंज दोनों एम्प्टी हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, कोई एलिमेंट ही नहीं है। और पांचवें पॉइंट पे है कि इफ ए बराबर डोमेन ऑफ आर एंड बी बराबर, सॉरी क्या है, इफ ए बराबर डोमेन ऑफ आर एंड बी इक्वल टू आर, ठीक है, रेंज ऑफ आर कह लो, ठीक है, देन वी राइट कि बी क्या होगा, आर ऑफ ए। अगर जो बी है रेंज को शो कर रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर और ए डोमेन को शो कर रहा है, तो सिंपली हम लोग बी को किसके किसके बराबर लिखते हैं, आर ऑफ ए। अब ऐसा क्यों है और ऐसा हमने यहाँ पे क्यों लिखा, तो इसके कंटेक्स्ट में सिंपल सी बात, एक बात आपको याद रखनी है, वो ये कि जब हम फंक्शन डिफाइंड करेंगे वाई बराबर एफ एक्स लिखेंगे, जो ये सेट बी आ रहा है सब में, वो कैसे आता है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू रखते हैं वैसे वैसे वाई का मान आता है ना, जो कि ऑर्डर्ड पेयर के पेयर में जाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जाएंगे तो दूसरा वाला एलिमेंट है, राइट। तो वहां पे ये डिफिनेशन काम आएगी, और जब जरूरत आएगी तो वहीं पे इसको एग्जैक्टली हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो बात करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं थोड़े। हमने कहा कि लेट ए आपके पास एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, और बी आपके पास दूसरा सेट है जिसके अंदर 4 5 दो एलिमेंट है। द नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सिंपल, हमने कहा कि पीछे हमने आपको वो बताया पॉइंट्स टू रिमेंबर में, ये बात हमने बताई है। पॉइंट नंबर 2 में अगर आप यहाँ देखोगे तो कि कितने सबसेट पॉसिबल है, और मैंने कहा कि जितने सबसेट पॉसिबल होंगे उतने ही रिलेशन पॉसिबल होंगे। तो ए और बी में अगर मुझे जानना है कि कितने ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स है, और ये ए और बी से कितने डिफरेंट रिलेशन हम लोग बना सकते हैं, तो पहला काम कर लो। वैसे हालांकि नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा, बट मैं दो तरीके से आपको इसको बता देता हूँ। अगर ए क्रॉस बी चलो करते हैं तो क्या बनेगा, अब तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये 1 4 2 4 सॉरी 1 का पेयर सबके साथ पहले बनाओ, कंफ्यूजन नहीं रखना। तो 1 का 5 के साथ पेयर, सेम केस गोज विद द 2 का 4 के साथ पेयर, 2 का 5 के साथ पेयर, एंड 3 के का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा। हमने कहा कि जो रिलेशन होता है वो 2 की पावर mn हमने बोला था, है ना, फिर भी उसको भूल जाओ। हमने कहा कि पहली बात, अगर मुझे इसका सबसेट कितने बनेंगे, अगर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का या फिर सेट का, ये सेट ही तो है ऑर्डर पेयर का, तो हमने कहा कि नंबर ऑफ सबसेट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, है ना, नंबर ऑफ सबसेट्स, तो अगर नंबर ऑफ सबसेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात ये है कि कितने बनेंगे। तो हमने कहा कि सर सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको 2 के पावर लिख दो। कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, तो हमने 2 की पावर 6 लिख दिया,
ठीक है, ये नंबर ऑफ सबसेट हो। हमने कहा कि जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे। ठीक है, अगर उतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस हैं तो कितने रिलेशन बनेंगे? 2 के पावर 6। 2 के पावर 6 कहने का मतलब कितना? 64। मतलब अगर दो सेट हैं ए और बी, जिसमें एक में 3 और एक में 2 एलिमेंट है, तो हम टोटल कितने सबसेट बना सकते हैं? 64। इसका मतलब 64 रिलेशन बन सकते हैं, है ना बात? तो अब सोच लो कि ये छोटे छोटे दो सेट हैं जिसके अंदर 2 और 3 एलिमेंट है, टोटल जो रिलेशन डिफाइन करी जा सकती है इन सब के ऊपर, वो टोटल 64 होगी। ठीक है, इसी चीज को अल्टरनेटिवली फिर से आते हैं, जो स्टेटमेंट लिखा कर उसी तरीके से समझने की कोशिश करें। तो अल्टरनेटिवली क्या बोलेंगे कि हमने कहा कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट से ए की बात करें, है ना, तो कितने एलिमेंट है यहाँ पे? तो मेरे पास 3 एलिमेंट है। ठीक है, एन ए की बात कर रहे हैं तो कितने एलिमेंट है? 3 है। एन बी की बात कर रहे हैं तो कितने एलिमेंट है? तो इसमें 2 है। हमने कहा कि जो नंबर ऑफ सबसेट होते हैं वो कैसे डिनोट करते हैं? तो नंबर ऑफ सबसेट, अगर डिफिनीशन वाइज जाए तो इसको एम अगर मान ले, इसको एन मान ले, तो हमने कहा कि वो कैसे होता है? तो 2 की पावर एम एन होता है। ठीक है, एम एन लिखने का मतलब एम और इनका मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे करेंगे तो 2 के पावर क्या होगा? 3 इंटू 2 हो जाएगा, और इसका मतलब क्या होगा? 2 के पावर 6 हो जाएगा। तो हमने कहा कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? तो ये तो यही बात होगी सेम, कि नंबर ऑफ रिलेशन जो होंगे वो नंबर ऑफ सबसेट्स के बराबर होंगे, और ये किसके बराबर होगा? तो ये बराबर हो जाएगा आपका, आप कह सकते हो कि 2 के पावर, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, बराबर क्या हो जाएगा? तो ऑब्वियसली 3 इंटू 2 दैट इज 2 की पावर 6 विच इज 64। तो टोटल 64 रिलेशन है जो कि ए और बी पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे समझना चाहो दोनों तरीके से आप जा सकते हो। अब ये क्या है कि जो दूसरा वाला तरीका है वो सिंपल है ना, वो एक लाइन में दिख जाएगा। पहले वाले तरीके में ये है कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करके नंबर काउंट करने पड़ेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर कितने हैं, फिर उसके बाद आप बात करोगे। तो वो चीज ध्यान में रखना है, उस हिसाब से ही करना है। दूसरा वाला ज्यादा बेटर है, इससे हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पे पहुंचते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। रिलेशन समझ में आ गया, सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, ये सारी बातें सो फार हमको समझ में आ गई। तो कितने तरीके के संबंध होते हैं उन पे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है, तो अगर उन रिलेशन की बात करें, टाइप ऑफ रिलेशन की बात करें, तो यहाँ पे हमने क्या मेंशन करा कि रिक्त रिलेशन होता है जिसको एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। रिक्त समुच्चय, सार्वत्रिक संबंध, स्वतुल्य, सममित, संक्रामित, संक्रामक और तुल्यता संबंध। ये मेरे पास रिलेशन है। दो हमें इसमें से ऐसे हैं कि जिनको समझने के लिए सिर्फ समझना है, और 3 या कह लो 4 बेसिकली हैं, तो 3 इनसे वो टाइप ऑफ रिलेशन है जो पूछे जाने हैं, तो हमको उस नजरिए से पढ़ना है। ठीक है, बाकी लास्ट वाला जो रिलेशन है वो जो ये स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है, उन्हीं का कंबाइंड रूप है, तो उसमें कुछ अलग नहीं करना होता अगर ये 3 समझ में आ गए, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। तो ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन या रिलेशन क्या था? हमने कहा सबसेट होता है। अब सबसेट किसी का भी हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट का हो, किसी का हो, हमने कहा कि 2 सेट होते हैं, एक को क्या बोलते हैं? 5 सेट, हर सेट का सबसेट होता है, और आपके पास हमने कहा कि सेट इटसेल्फ अपने आपका सबसेट होता है। तो ये दो जो मैंने बोला, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ये कुछ और नहीं है, तो वही है ना। तो उसके बारे में भी जानेंगे अब, लेकिन यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन के रिस्पेक्ट में समझ रहे होंगे। बाकी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इनको अलग से हम समझते हैं, सबको एक एक करके। इम्प्टी रिलेशन की बात करें तो सिंपल सी बात ये है, हमने कहा कि रिलेशन, ठीक है, सबसेट है किसका? जिन दो सेट की बात कर रहा हूं उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का, बस समझ में आती है। हमने कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट के टर्म को हटा दे, तो हमने कहा रिलेशन एक सेट है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आ रहे होंगे। अब अगर इसको मैंने बोला कि इम्प्टी सेट है या इम्प्टी रिलेशन है, तो इम्प्टी रिलेशन कहने का मतलब उसके अंदर कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, एक भी ऑर्डर्ड पेयर ना, उसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन। मतलब ऐसा भी हो सकता है, हमने कहा कि ऑब्वियसली होगा ही ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट 5 भी तो होगा। तो वैसे रिलेशन
क्या कहलाएंगे, एम्प्टी रिलेशन। बट अब ये आएगा कैसे, सवाल तो ये है। हमने कहा कि एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ से रिलेशन एक और लेवल अप हो जाएगा जिसमें कि आपको बातें और समझ में आने, चलो आर आर कह रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट कह रहे हैं, वो बात में अब लेकिन थोड़ा सा एक और एज इसमें शामिल होता जाएगा। अब यहाँ पे हम रिलेशन को डिफाइन कर रहे होंगे। भाई अगर 3 और 2 दो एलिमेंट सेट के अंदर एलिमेंट्स थे और हमने कहा कि 64 सबसेट पॉसिबल है, तो उसमें 64 में से कौन से रिलेशन की बात कर रहे हो आप। तो हमने कहा कि जिस रिलेशन की बात कर रहे हैं, अब उसको हम बताएंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन से रिलेशन, 64 बन रहे हैं ना, और मान लो अलग अलग एलिमेंट होंगे तो और अलग बनेंगे, तो उनमें से किसके बारे में बात करें, क्योंकि हम एक टाइम पे एक ही की बात कर रहे होंगे, तो वो कौन सा डिसाइड हो रहा है कि इनमें से कौन सा वाला है। हमने कहा कि अब उसको हम बता के चलेंगे। चलो, तो अब 5 पे बात कर लेते हैं। डेफिनेशन वाइज जाओगे तो हमने कहा रिलेशन या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम सेट पे भी हो सकता है, दो डिफरेंट सेट पे हो सकता है। अब हम हो सकता है कि कई सारे केसेस में सेम सेट को लेके चल रहा है। तो कह रहा है कि अ रिलेशन आर इन सेट ए, मतलब सिंगल सेट पे डिफाइन करा जा रहा है। इसका मतलब जो रिलेशन होने वाला है वो सबसेट होने वाला है ए क्रॉस ए का। ठीक है, ठीक है। A relation R in set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A. A का कोई भी एलिमेंट ऐसे रिलेटेड ही नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर फाई है। ठीक है, डिनोट कैसे करते हैं, तो हमने कहा कि R इक्वल टू फाई, ठीक है, बराबर या फिर सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ज्यादा बात नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं है, इस पे समझ लेते हैं। ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, सबसे बेसिक और कंसेप्ट क्लियर करने वाला। हमने कहा कि एक सेट ले लिया और मैं रिलेशन इस बार डिफाइन किस पे कर रहा हूँ, ए पे ही डिफाइन कर रहा हूँ। अगर ए पे रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, मैंने कहा कि ए क्रॉस ए कर दिया और ए क्रॉस ए करेंगे, तो मतलब इसका क्या हुआ कि हमको दोनों जो सेट लेने पड़ेंगे वो ए ही लेने पड़ेंगे। तो ए के अंदर 1 3 एलिमेंट है और दूसरा ए जो लिया उसके अंदर भी 1 3 ही एलिमेंट है। ठीक है, हमने ए क्रॉस ए किया, सबको करना अब तक आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ क्लास में बाहर से अलग समझने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमने कहा कि ए को उठाते हैं, एक को, और उसका पेयर बनता है। तो पेयर बनाएंगे तो 1 1 के साथ बनेगा, 1 का 3 के साथ बनेगा। जब 3 को उठाएंगे 3 का 1 के साथ बनेगा, 3 का 3 के साथ बनेगा। बन गया पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया। हमने कहा कि इसके ऊपर रिलेशन डिफाइंड है, तो हमने कहा कि अगर इसके अंदर 4 एलिमेंट है तो कितने रिलेशन बनेंगे, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 करने का मतलब है 16 रिलेशन डिफाइन होंगे, क्योंकि 16 आपके पास सबसेट बनेंगे। लेकिन आप हम इनमें से किसी उन 16 में से किसी एक की बात कर रहे हैं, वो एक क्या रिलेशन है। हमने कहा कि अब वो यहाँ पे डिफाइंड है, ध्यान से पढ़ लो। हम कह रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर चाहिए हमको ए बी, जो जिसमें कि ए बी जो होंगे सेट ए के एलिमेंट होंगे। ऑब्वियसली एक रो से करा तो दो, जो भी कोई सा भी पेयर उठा लो, जो भी एलिमेंट होंगे वो ए के ही होंगे, क्योंकि दोनों ए से ही आ रहे। और कह रहा है कि ए प्लस बी क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। मतलब इन जो ए और बी को कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हो सेट ए के, वो वैसे वाले एलिमेंट होने चाहिए जिनका सम करने पे मुझे ऑड मिले। ठीक है जी, चलो डिफाइन करते हैं आर। तो हमने कहा कि आर लेना है, और आर जो बन रहा होगा इनमें से ही एलिमेंट्स लेके बन रहा होगा। अगर इनमें से और उनमें से भी हमको वो वाले ऑर्डर पेयर पिक करने हैं जिन दोनों के एलिमेंट का, जिस ऑर्डर पेयर के एलिमेंट का सम का है ऑड है, विषम है। हमने ढूंढना स्टार्ट किया कि इनमें से कौन सा ऑर्डर पेयर है जिसका सम विषम है। पहले पे देखा तो 1 और 2 हो जाएगा, जो कि एक इवन नंबर है। 1 एंड 3 4 हो जाएगा, जो कि इवन है। 3 एंड 1 ये भी 4 हो गया। 3 एंड 3 सम किया तो 6 हो गया। तो इसमें तो मुझे कोई भी ऑर्डर पेयर दिख ही नहीं रहा जिसका कि सम क्या है, ऑड हो। सारे के सारे इवन। तो हमने कहा कि कौन सा पिक करेंगे। हमने कहा जब है नहीं कोई सा तो कोई सा भी नहीं पिक करेंगे, और जब कोई सा नहीं पिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, और कोई भी सेट इसके अंदर एक भी एलिमेंट ना, उसको फाइव बोलते हैं, उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है, तो हमने कहा किसी के दिमाग में आएगा सर सवाल की अच्छा कोई भी एलिमेंट पिक ही नहीं किया, तो ये आएगा भी क्या, पॉसिबल है क्या। हमने कहा कि सिंपल सी बात, जब मैंने स्टेटमेंट ऊपर बोल रहा हूँ तो कई बार मैंने ये बात नहीं रिपीट करी क्या, कि फाइव सेट हर सेट का एक सबसेट होता है। तो इसका हमने फाइव वाला सेट ले लिया जो कि सबसेट है, और सबसेट क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। तो हो गया ये, और होगा भी हमेशा। बहुत ही सिंपल सी बात है। चलो, समझ में आ गया होगा सबको, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही इजी है। ठीक है, यहाँ पे इसको हमने क्या बोल दिया, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, ये समझना है आपको, इससे पूछा कम जाता है बट फिर भी ध्यान में रखेंगे।
दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। जो मैंने वो दो बात बोली उन्हीं दोनों पे ये दोनों रिलेशन है, इसमें बहुत ज्यादा समझने की हमको जरूरत नहीं होती। तो कह रहा है कि कोई भी रिलेशन आर जो है इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन if each element of A is related to A, every element of A that is R is equal to E। अब सिंपल सी ये बात बोल रहे हैं कि जो हम इसको यूनिवर्सल कब बोल रहे हैं, जब ये क्या हो जाए, जो रिलेशन R है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर ही हो जाए। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होने का मतलब है कि सारे एलिमेंट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हैं वो भी R के अंदर आ जाए। अब अगर ऐसा है, ठीक है, अब अगर ऐसा है तो सिंपल सी बात ये है कि करके देख लेते हैं। अब करके जब देखेंगे तो हमने कहा कि इसको एक फिर से एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। हमने कहा कि यहाँ पे मेरे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट मेरे पास 1 और 2 है। कह रहे कि आर डिफाइन है जहाँ पे आर के अंदर एलिमेंट हमने लिखा हुआ है 1 1 1 2 2 1 2 2। कह रहे कि सो दैट आर इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक बात है। अगर यूनिवर्सल रिलेशन हमको बताने हैं तो हमने कहा कि पहले आर लिख लेते हैं, या फिर आर छोड़ो, रिलेशन ऑन सेट ए की बात हो रही है ना, ठीक है। तो अगर ए पे सेट डिफाइन करो तो पहली बात तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस ए से ही जो भी रिलेशन बनना है ए क्रॉस ए से ही बनना है। तो ए के अंदर मेरे पास क्या है 1 और 2 है, और दूसरा वाला सेट जो ए लेंगे उसके अंदर भी मेरे पास 1 और 2 ही एलिमेंट होंगे। दैट इज वेरी ऑब्वियस। अब जो रिलेशन पॉसिबल है हमने कहा कि वो ए क्रॉस ए से मिलेंगे, और वो ए क्रॉस ए जब हम करने जाएंगे तो हमने कहा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएंगे, तो 1 1 1 2 2 1 2 2। अब यहाँ पे आर जो ऑलरेडी हमें गिवन है वो भी क्या गिवन है, जरा वो उसको देख लो। तो यहाँ पे 1 1 गिवन है, 1 2 गिवन है, 2 1 गिवन है, और 2 2 गिवन है। ठीक है, तो जब ये गिवन है, अब हमसे पूछा जा रहा है, दोनों तरीके से देख लो। एक तो यहाँ से पूछा ये गया कि क्या ये दोनों क्या बोलते हैं, कह रहे हैं कि सो दैट कि आर इज यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल होगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होने चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अगर बराबर है, दोनों ये सेट हैं, तो हमने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट इटसेल्फ शुड बी इक्वल। तो अगर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो हमने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो 1 2 3 4, इसके अंदर भी 1 2 3 4, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, 4 4 एलिमेंट है, 4 4 ऑर्डर्ड पेयर है। इसमें अगर हम बात करें कि कंपेयर करें क्या ये वाला एलिमेंट दूसरे में है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे है। क्या 1 2 है, तो यहाँ पे भी 1 2 है, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे मतलब जो एलिमेंट ए क्रॉस ए के अंदर है वही सेम एलिमेंट आर के अंदर है। तो ये दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट इटसेल्फ दोनों बराबर है। तो यहाँ से एक बात मैं बोल सकता हूँ कि जो आर है वो किसके बराबर है, ए क्रॉस ए के बराबर है। और अगर ए क्रॉस ए के बराबर है, दिस सिंपली इंप्लाइज कि ये क्या है, आपका एक यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अब बोलोगे ऐसा होगा, हमने कहा कि बिल्कुल होगा। क्यों, हमने कहा कि जैसे कि किसी भी सेट का फाई एक सबसेट होता है हमेशा, उसी तरीके से हमने कहा कि वो सेट खुद भी एक क्या होता है, अपना हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो भाई एक रो से एक सेट है तो उसका भी एक सबसेट होगा जो कि खुद से सारे एलिमेंट को लेके बनेगा, और यहाँ पे वो आर है। तो पॉसिबल है, हर एक सेट के लिए एक यूनिवर्सल सेट पॉसिबल है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, सिंपली ये कि जितने एलिमेंट, जो भी एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आ रहे हैं वही सेम आपके पास आने चाहिए आर के अंदर। यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे ऐसा होगा, और ऐसा हो रहा है, इसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है जितनी बातें हमने यहाँ पे इस लेक्चर में आपको समझाई बताई वो सारी चीजें समझ में आई होगी। फिर भी किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके अंदर कोई क्वेरी रह गई हो तो आप फिलो ऐप डाउनलोड कर सकते हो, क्वेश्चन को अपलोड कर सकते हो फोटो खींच के, और विद इन 60 सेकेंड किसी न किसी ट्यूटर से आप कनेक्ट होके आप अपने क्वेरीज का सोल्यूशन पा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको लगा हो कि इस क्लास में आपने कुछ सीखा हो तो लाइक करिएगा। आपके अंदर फिर भी कोई सवाल आ गया हो, कुछ जानना चाह रहे हो, आपको चाहते हो इस लेक्चर से और भी, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ गुड डे ऑल। थैंक यू एवरीवन।